नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसान या कंज्यूमर्स फर्स्ट में। इस कमोडिटी से जुड़े शो में आज हम फोकस करेंगे एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट पर जो कि अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने लिया है। खरीफ फसलों की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे बढ़ा दिया गया है। तो इसे बढ़ाने से किसानों को कितना फायदा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बढ़ोतरी से खेती के लिए क्या प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ कंज्यूमर्स पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा या नहीं, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि इस अनाउंसमेंट से जुड़ी हर एक पहलू आपके सामने आज रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रेनफेड अथॉरिटी के सीईओ जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना आज हमारे साथ मौजूद होंगे। एग्री एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे आज के इस खास शो में। कमोडिटी ट्रेडर और एक्सपोर्टर देवेंद्र वोरा जी भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। और इसके अलावा साथ ही Straven.com के दीपेन शाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो चलिए अब एक एक करके सबको शामिल कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देवेंद्र शर्मा जी से समझना चाहेंगे जो कि एग्री एक्सपर्ट हैं। तो इस अनाउंसमेंट के वो किस तरह से देख रहे हैं, पहले उनसे ये जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी हमारी इस खास पेशकश में, और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो एमएसपी तय हुआ है इसके फॉर्मूले को लेकर भी काफी अलग अलग राय निकल कर आ रही है। क्या कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के आधार पर एमएसपी नहीं तय होना चाहिए था? आपका इस पर क्या व्यू बन रहा है? हमने तो हर बार कहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के बेसिस पे 50% का प्रॉफिट हो, यही एक जो है वाजिब एक पैटर्न जो है या इकोनॉमिक डिजाइन जो है जिसके तहत एमएसपी का जैसा आपने कहा कि अनाउंसमेंट होना चाहिए। मेरा एक मानना है कि उससे भी हमें एक कदम आगे लेने की जरूरत है। ये है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री के प्राइसेस एस्टिमेट किए जाते हैं, मुझे लगता है कि अब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस में वी विल हैव टू हैव द चेयरमैन जो हों उनके सीएसीपी के। आई थिंक इट इज टाइम कि हम एक अच्छे डिस्टिंग्विश्ड कॉस्ट अकाउंटेंट को उसका चेयरपर्सन बनाएं जो कि इंडस्ट्री के पैटर्न पर एग्रीकल्चर के प्राइसेस को अनाउंस किया जाए। अब देखिए ना, इंडस्ट्री में तो जो हमने बहुत जगह देखा है कि जो ओनर है उसकी वाइफ को भी सैलरी मिलती है, और यहाँ पर किसान की वाइफ अगर काम करती है तो हम उसको फैमिली लेबर में गिनकर उसको डिसमिस कर देते हैं उस प्राइसिंग को, या उसको इतने छोटे से उसमें ही एक एस्टिमेशन हम उसकी करना चाहते हैं। क्यों? Why not we try to operate on the same pattern जैसे कि इंडस्ट्री के प्राइसिंग किए जाते हैं? मुझे लगता है कि we need to take a very very serious re-look at the way we are formulating prices. बिल्कुल, तो एमएसपी तय करने का तरीका वाजिब होना चाहिए। किसानों के फैमिली मेंबर्स को मेहनताना देना जरूरी यहाँ पर है, और वाजिब भाव मिलने पर भी खेती के लिए बढ़ावा यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी, अगर एमएसपी जिस फॉर्मूले पर हम तय करते हैं, अगर ज़्यादा देंगे तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी, अगर कम तय करेंगे तो इससे किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो ये जो बैलेंस बनाए रखने के लिए फिर सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे कि एक बैलेंस स्ट्रैटेजी के साथ दोनों ही तरफ फायदा मिल सके? ये बहुत एक गलत धारणा क्रिएट की गई है कि एमएसपी बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं खाद्यान्न के, गेहूं के हों या चावल के हों, जिस रेशो में वो बढ़ते हैं, एग्जांपल मैं दूं आपको, पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि गेहूं का दाम जो है वो 4% से नीचे रहा है, जो ग्रोथ है उसकी वो 4% से नीचे रही है, लेकिन जो आटे का दाम है वो 3 से 4 गुना बढ़ गया है। How do you explain this? इसमें महंगाई में फूड का इन्फ्लेशन जिसको हम मानते हैं उसका तो रोल है ही नहीं है। जो रोल है वो बेसिकली जो मिडलमैन है या जो एग्री बिजनेस इंडस्ट्री है या जो एफएमसीजी सेक्टर है, उनका जो आप मार्जिन देखिए इतना ह्यूज है कि हम उसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये नजर आता है कि एक्चुअली जो महंगाई बढ़ रही है बेसिकली वो
जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या जो एग्री बिजनेस इंडस्ट्री है, उनके कारण ये महंगाई बढ़ रही है। एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर इंडिया। अब अमेरिका में देख लीजिए कि वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, जिसमें सिर्फ 4 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जिनका 85% शेयर है मार्केट का, उन्होंने इस तरीके का कैपिटलाइजेशन किया है कि 300% उनके प्रॉफिट बढ़े हैं, और जो कंज्यूमर प्राइसेस है वो भी बढ़ गए हैं, और फार्मर्स को प्राइस कम मिला है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि दिस इज प्रेडेटरी प्राइसिंग, और ये जो है ये सिस्टम बंद होना चाहिए, दिस इज नॉट कैपिटलिज्म। और यही सिर्फ लाइवस्टॉक इंडस्ट्री की मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जहां पर ये स्पष्ट है कि फूड प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है। इन्फ्लेशन जो एक कंज्यूमर और फार्मर के बीच में जो तबका है, जिसको आप मिडलमैन कहिए, एग्री बिजनेस इंडस्ट्री कहिए, उनकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उसके कारण प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और अभी हिंदुस्तान में देख लीजिए, कभी आप सुपरमार्केट में जाके देखिए किस तरीके से प्राइसेस जूम हुए हैं, और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। मारुति कार के 1 साल के अंदर 3 बार प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इसने नहीं कहा कि ये इन्फ्लेशन को ऐड करेगा, लेकिन अगर गेहूं का दाम या टमाटर का दाम बढ़ जाता है तो यहाँ हाहाकार मच जाता है कि साहब इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, गरीब आदमी पे क्या असर पड़ेगा। ये जो एक सोच बनाई गई है, मुझे लगता है कि इट इज टाइम टू डिमोलिश दैट, इन दिस सेंस कि हमें फूड इन्फ्लेशन की जो टर्म है, इसको अब बदल कर ग्रीड इन्फ्लेशन का नाम देना चाहिए। और ये सारी दुनिया में आज इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आ गए। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए यहाँ पर देवेंद्र जी की फूड प्राइस की महंगाई पर हम देखते हैं कि सवाल ज़्यादा उठ जाते हैं, और महंगाई के पीछे की जो वजह है वो भी जो आपने पॉइंट आउट किया कि बिचौलिए जिम्मेदार हैं, कैपिटलाइजेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा हो रही है। चलिए इसको और भी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस फैसले को, और इस वक्त हमारे साथ सारे गेस्ट मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमारे साथ अशोक दलवई जी भी मौजूद हैं, CEO NRAA से। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, खेती की भी लागत बढ़ी है, ऐसे में सभी तरह के इनपुट कॉस्ट में भी तेजी आई है। ये जो खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी हुई है, क्या आपको वो पर्याप्त लग रही है? धन्यवाद। मैं यही नहीं मानता हूं कि इस साल के MSP को जो नोटिफाई किया गया है, इसमें कोई कमी है। जब से सरकार ने 2018 में पहली बार एक नया MSP पॉलिसी को अपनाया है, तब से मिनिमम 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के हिसाब में मानकर MSP घोषित किया जाता है। इसका ये मतलब है कि हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट जितना भी बढ़े, उसको याद रखते हुए ही ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाया जाता है। तो आप इस साल देखिए, जो सीरियल्स हो या पल्सेस हो या ऑयल सीड्स हो, हर कमोडिटीज पर बढ़ोतरी हुई है। जब MSP घोषित होता है, खाली एकमात्र कारण नहीं, बहुत सारे कारण को मन में रखना पड़ता है सरकार को कंज्यूमर्स को हित दृष्टि से, प्रोड्यूसर्स के दृष्टि से, और पूरा देश के दृष्टि से सोचना पड़ता है। MSP का मतलब है प्राइस एश्योरेंस। प्राइस एश्योरेंस का मतलब क्या है? दैट हमको ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है। ये हमारा इन्फ्लेशन बास्केट में फूड का 46% वेटेज है, और जो हम चाहते हैं, उदाहरण हम देश में अब चाहते हैं पल्सेस का बढ़ोतरी हो, ऑयल सीड का बढ़ोतरी हो, क्योंकि पिछले 70 साल में हमारा लक्ष्य सीरियल्स पर था, हमारा लक्ष्य पल्सेस पर इतना नहीं था जितना होना चाहिए, और इसी कारण से हम इंपोर्ट करते आए हैं। पिछले 7 साल में जब से पल्सेस पर एक नया टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है, नया MSP को अपनाया गया है, और साथ में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को मजबूत किया गया है, हमारा पल्सेस का 16 मिलियन टन से 27 मिलियन तक पहुंच गया है। और पिछले 3 साल में इसी एक पॉलिसी को अपनाते हुए ऑयल सीड का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा किसान जो है वो कंज्यूमर्स भी है। अगर इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि हम किसान का दृष्टि से
कंज्यूमर की दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो ये सब को विचार को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने एमएसपी को घोषित किया है और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो इसलिए 3 साल से एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं और हमारा जो 36 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता था अब 50 बिलियन यूएस डॉलर हो गया 2022 तक। अगर हम एमएसपी को बढ़ाते जाएंगे, स्वाभाविक ये होगा कि हमारा एक्सपोर्ट मार्केट पे हमारा स्पर्धा नहीं हो पाएगा। तो मैं यही मानता हूं कि किसानों को एमएसपी देना पड़ेगा, पर इसके साथ साथ हमको ये अलग बातों को भी याद रखना पड़ेगा। और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, किसान का जो हित है उसको मजबूत करने के लिए एमएसपी मात्र एक रास्ता नहीं है, एमएसपी एकमात्र रास्ता है। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे हम राशनलाइज कर सकते हैं। तो अब सरकार ने क्या कर रहा है, पहले सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के ठीक करने के लिए हमने अब सॉइल हेल्थ कार्ड को अपनाया है, नीम कोटेड यूरिया को अपनाया गया है और हमारा स्टडी दिखाता है जहां जहां नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल हुआ है कम से कम 8% ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम हुआ है। इसका फायदा सीधा किसानों को जाता है। या वाटर मैनेजमेंट, माइक्रो इरिगेशन जब 5 लाख हेक्टेयर होता था एक साल में, अब 1.2 मिलियन हेक्टेयर हो रहा है हर साल। माइक्रो इरिगेशन से 25% लागत कम होती है। तो इसका मतलब यही है कि एक साइड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरी साइड प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। तो आप ये सब जानते हैं कि एमएसपी तो घोषित करते थे मगर प्रोक्योरमेंट नहीं होता था। प्रोक्योरमेंट व्हीट या पैडी मात्र होता था। अब 6 साल का आंकड़ा अगर मैं आपको दूंगा, आप ये देखेंगे कम से कम 1 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट हुआ है पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स का पिछले 5 साल में। तो ये सीधा तो ये 1 लाख करोड़ मैंने जो बताया ये तो किसानों को गया है। तो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारे मित्र जो है यहाँ खाली एक दृष्टि से हम देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। सरकार जो पूरे दृष्टिकोण को सोचते हुए एक डिसीजन लेता है उसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा ये किसानों को भी इससे नुकसान होगा, कंज्यूमर्स को नुकसान होगा और पूरा इकोनॉमी पर उसका एक असर पड़ेगा। तो ये मेरा ये एक सोच है कि इस साल का जो एमएसपी घोषित किया गया है हर कमोडिटीज पर बढ़ोतरी हुई है, विशेषकर पल्सेस और ऑयल सीड जो हमारे देश के लिए चाहिए। और ऑयल सीड का मिशन को एक हम लागू कर रहे हैं, पल्सेस का मिशन लागू कर रहे हैं। तो इस सब को सोचते हुए ही हमारे एमएसपी को भी घोषित किया गया है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया है और काफ़ी सही तरीके से सोच समझकर विचार करके ये कदम उठाया जिससे कि हर किसी को फायदा हो। चलिए बाकी सारे एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ विजय सरदाना जी भी मौजूद हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट, देवेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं जाने माने, और देवेंद्र वोरा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे ये जो फैसला आया है सरकार की तरफ से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? एमएसपी में 5 से 9% की बढ़ोतरी हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे डिसीजन को? क्या आपको लग रहा है कि इतनी बढ़ोतरी पर्याप्त थी? देखिए, जब भी आप एमएसपी की बात करते हैं या राष्ट्र में किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसान का सोचेंगे, आप बाकी चीजें नहीं सोचेंगे। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रख रहा हूं। आज की तारीख में इंटरनेशनल बाजार में ज्वार की कीमत 14 रुपए किलो है। आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपकी एमएसपी 29 रुपए किलो है। अब मुझे ये बताइए कि जो कंज्यूमर है ज्वार का, जब उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में 14 रुपए की चीज मिल रही है तो क्या वो 29 रुपए लेगा? क्योंकि जो कंज्यूमर है उसका भी वही इंटरेस्ट है जो किसान का है। किसान चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े, कंज्यूमर चाहता है कि उसका खर्चा कम हो, इन्फ्लेशन का असर उस पर कम हो। अब मुझे ये बताइए कि जब रेट डबल है भारत में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आधा है, तो एक आम आदमी, एक कंज्यूमर क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि मैं आयात कर लूं क्योंकि किसान का रेट महंगा है। आप कितनी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे? एक लिमिट के आगे आप लगा नहीं सकते। पहला एग्जाम्पल।
अब एग्जाम्पल लेते हैं सोयाबीन का। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ऑयल सीड क्रॉप है सोयाबीन। पिछले 5 साल का एवरेज कॉस्ट है सोयाबीन का 29 रुपए किलो अंतरराष्ट्रीय बाजार में। हमारा एमएसपी है 43 रुपीज, 43 रुपए किलो। अब मुर्गी का किसान, जो किसान सोयाबीन सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है, सोयाबीन की खल, वो जाती है मुर्गी पालन में। जो किसान है वो मुर्गी पैदा करता है। मुर्गी पालन का किसान भारत सरकार को कहता है भाई साहब आयात करने दीजिए, ये लोकल जो एमएसपी है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो सोयाबीन का किसान कहता है कि हमें और एमएसपी दे दो, मुर्गी का किसान कहता है आयात करने दो। अब मुझे ये बताइए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? दोनों किसान हैं, किसकी सुने और किसको इग्नोर करें? इसीलिए ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में लेके पॉलिसी नहीं चला सकते, आपको देश चलाना है। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो किसान पैदा करे वो बिक भी जाए। ऐसा नहीं हो कि किसान इतना महंगा हो जाए एमएसपी कि उसका माल ही ना बिके, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है वो आयात करना शुरू कर दे। तो एक प्रेगमेटिक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज निकालना ही इकोनॉमिक पॉलिसी का काम है। आप उस पर किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट कर लिए। जो लोग कहते हैं एमएसपी और बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ा दो, फिर बाजार आपको ढूंढ लीजिएगा अगर आपका माल नहीं बिकता है तो कहने का मतलब है फिर यही कहेंगे कि साहब सरकार खरीदे, और फिर सरकार खरीदेगी तो किसको बेचेगी? कंज्यूमर को तो आधे रेट पे अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। हमें लॉजिकल होना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि अगर इस देश का किसान गरीब है तो 60%, 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब हैं, तभी उनको बीपीएल कार्ड में 2 रुपए और 3 रुपए किलो राशन दिया जाता है। तो ये कहना कि साहब सरकार जो कर रही है वो किसान के हक में नहीं है। आज किसान अपना 20 रुपए का गेहूं बेचता है और राशन में जाके 3 रुपए किलो का गेहूं खरीदता है। ये समझना पड़ेगा हमें। तो इसलिए कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है राष्ट्र की, वो एक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज होता है ताकि दोनों का हित बैलेंस रहे और देश तरक्की करता रहे, किसान को प्रोत्साहन मिले और उगाने का, और कंज्यूमर को एफोर्डेबल फूड मिले। मैं अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी बात शर्मा जी कर रहे थे वो ऊपर के 2-5% लोग हैं, आप उनको इग्नोर करो। जो 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको किस रेट पे अनाज मिलना चाहिए, हम उसकी चिंता करें, ना कि बाकी लोगों की। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टेकन आपका। एक बैलेंस्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी तरह सरकार कदम भी उठा रही है, और शिव जी ने भी इसी तरफ इशारा दिया है। अब दीपेन जी आपसे समझना चाहेंगे, एक सेगमेंट वाइज इसको कमोडिटी वाइज इस फैसले को समझने की कोशिश करते हैं, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कॉटन के दाम में हमने देखा कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। एमएसपी भी इस बार 6% से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। क्या इससे कॉटन की खेती को आप देख रहे हैं कि कुछ बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा और आगे सप्लाई आने वाले समय में सीजन में बढ़ेगी और दाम कम होंगे? कॉटन को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले इतने रोचक कन्वर्सेशन में मुझे शामिल करने का आपका शुक्रिया। देखिए, कॉटन के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी बढ़े हुए हैं, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो किसानों का रुझान होता है कि उसी में सोइंग ज़्यादा करें ताकि उनको भी अगले साल उसका लाभ मिल सके जो प्राइसेस बढ़े हैं। अभी आपने राइटली कहा कि एमएसपी बढ़ा है, तो ये और एक एडेड फैक्टर हो जाता है कॉटन के सोइंग करने के लिए। तो हमारा मानना ऐसा है कि डेफिनेटली जितनी ज़्यादा सोइंग होगी उतना प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आगे जाके प्राइसेस में आपको थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। लेकिन वो एक आगे अगले साल की बात होगी। अभी तो प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड ही हैं। अगले साल अगर थोड़े और भी फैक्टर्स वे इन करते हैं विद प्रोडक्शन, तो आपको डेफिनेटली थोड़े कॉटन के प्राइसेस ईज अप होते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए क्विकली एक व्यू यहाँ पर देवेंद्र वोरा जी का भी ले लेते हैं, जो कि एक कमोडिटी ट्रेडर हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। देवेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आपको लगता है कि मौजूदा एमएसपी पॉलिसी ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए फेवरेबल है? अगर ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इसमें, तो इनका क्या कहना है, उस पूरे ग्रुप का क्या कहना है इस पॉलिसी को लेकर? देखिए बुजा मैडम, 2014 से अभी तक ये जो 23 कमोडिटी का एमएसपी है वो 49% से 131% तक सरकार ने बढ़ाया है।
और वो वेलकम करने लायक है। हमारे यहाँ किसानों को जगत का तात बोले तो दुनिया का पिता बोला गया है, उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी सरकार एक बार ये जो डिक्लेयर कर देती है उसके बाद में उसकी खरीदारी की जो व्यवस्था है वो अभी भी मेरे हिसाब से बराबर नहीं है। पिछले साल सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपया कुछ डिक्लेयर किया था एपीएमसी मार्केट यार्ड को सुधार करने के लिए, लेकिन एक भी एपीएमसी मार्केट यार्ड आगे नहीं आया कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को खुद को ये सारी चीज व्यवस्था अच्छी सी करनी चाहिए। किसान को इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट कभी मिलेगा कि एपीएमसी मार्केट जो है वो कोई 10, 20, 50 कंपनी कोई हिंदुस्तान के फार्मर का इतना माल नहीं ले पाएगी, वो हम और आप सब जानते हैं। और बात जो देवेंद्र शर्मा जी ने जी कोई, वो बात मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो इतना हाई नहीं है। बाकी क्या वो चश्मिश लोग जो मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल रहा हूँ कि वो 200 रुपये की दाल फ्राई खाते हैं और 50 रुपए की रोटी खाते हैं और बाद में आके वो रिपोर्टिंग करते हैं महंगाई हो गई, हाई महंगाई। ऐसा कुछ नहीं है। किसान आज की डेट में जो खेती है उसको व्यवसाय के बिजनेस के तौर पे अगर देखेंगे तो ये काम होगा और वही रूट पे सरकार जा रही है और वो अच्छी बात है। और जो इंटर स्टेट एपीएमसी है, जैसे अभी नॉर्थ के बहुत सारे जो स्टेट है उधर एपीएमसी चार्ज इतना 6, 7, 8% तक कोई भी एग्री प्रोडक्ट के ऊपर अगर टैक्स वसूल करती है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ो, लोकल मार्केट में भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो बात है कि सरकार अभी जो दे रही है प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना में जो गेहूं और चावल, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि भारत का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी मॉनिटरिंग सिस्टम चेंज करके अगर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत अगर वो गरीब को सीधा का सीधा पैसा दिया जाए, हर 3 महीना 4 महीने का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नक्की होता है कि गेहूं का ये भाव और चावल का ये भाव, हर साल हर महीना उसको 20-30 किलो का पैसा उसको डायरेक्ट दिया जाए, तो मार्केट से अगर वो माल खरीदेगा तो एग्रीकल्चर मार्केट का बहुत बड़ा फायदा होगा। जो छोटा ट्रेडर है, मीडियम ट्रेडर है, वो अपना माल क्लीन करके बाजार में बेचेगा, उसको भी काम मिलेगा और फार्मर को भी अच्छा पैसा जब ही मिलेगा। अभी ये क्या हो रहा है कि सरकार 20 रुपया 15 पैसे का गेहूं ले रही है, 24 रुपये में उसको पड़ रहा है, 3 रुपये में बेच रही है। तो जो ओपन ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर है वो नियर अबाउट पंजाब नॉर्दर्न बेल्ट में तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फ्लोर की लगभग समाप्त होने के कगार पे है, तो वो नहीं होना चाहिए। और सबसे जो जीएसटी में 2017 में आया था, ब्रांडेड के ऊपर 5% जो सरकार ने लगाया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो छोटे छोटे ट्रेडर है वो अपना कंपटीशन इसलिए नहीं कर पा रहे कि उसको मालूम है कि भाई मैं मेरा ब्रांड बनाता हूँ तो मेरे को 5% जीएसटी लगेगा। तो एक गवर्नमेंट का जो जीएसटी काउंसिल है, अगर वो सोचती है कि 50 करोड़ या 100 करोड़ के नीचे का टर्नओवर वाला है और अगर वो ब्रांड बना के बेचता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि छोटे छोटे जो साहसिक है, छोटे छोटे जो ट्रेडर और इंडस्ट्रीज है, वो अपना ब्रांड बनाएंगे और बाजार में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ब्रांड अभी तो गया स्पेसिफिक देखे तो 4-6 ब्रांड ही आटे के चल रहे हैं। उसकी वजह हिंदुस्तान में 50,000 आटे की ब्रांड उपलब्ध होगी और पब्लिक को भी अच्छा मिलेगा, और ऐसा मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो इंटर स्टेट एपीएमसी जो है, एक बार किसान ने माल बेचा उसके ऊपर जो एपीएमसी टैक्स वसूल हो गया, उसका अगर थप्पा लग गया और वो हिंदुस्तान के 29 राज्य में किधर भी जाता है तो उसके ऊपर बाकी वापिस दोबारा टैक्स नहीं लगे, तो महंगाई के ऊपर जो थोड़ा बहुत जो सरकार का तकलीफ है वो थोड़ा कम हो सकता है। बाकी जो फूड इन्फ्लेशन की बात करता है, अगर हम देखें तो पल्सेस का भाव अभी एमएसपी से सभी नीचे चल रहे हैं। खाली गेहूं में 58 रुपया ऊपर हुआ और इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो भी इतनी बूमाबूम हो गई कि जैसे अपनी यूक्रेन और रशिया की परिस्थिति हो गई, और सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट बैन किया। उससे कारण इंटरनेशनल मार्केट में 35-40 जो बड़े बड़े अच्छे कंट्रियों में अपना माल जा रहा था, उधर अपना थोड़ा जो रुतबा था वो थोड़ा कम हो गया है। और कंडला में अभी कितना माल पड़ा है, मुंबई पोर्ट पे कितना माल पड़ा है, वो अभी अपना उसके कैरियर के ऊपर, वो कंपनियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है, इतना उसको नुकसान जा रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि 2 या 3 साल का लॉन्ग टर्म पॉलिसी ट्रेडर के लिए, एक्सपोर्टर
वोटर के लिए और फार्मर के लिए बनना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो डिक्लेयर किया था कि भाई हम राष्ट्रीय व्यापारी बोर्ड बनाएंगे, उसका जल्द से जल्द गठन होना चाहिए और एक जॉइंट कमिटी के द्वारा जॉइंट कमिटी में किसान होना चाहिए, गवर्नमेंट के लोग होना चाहिए और वो सारे के सारे फैक्टर है, उसकी एक कमिटी बने तो उसकी जो पॉलिसी है वो 2-3-4 साल की लॉन्ग टर्म बनेगी। बिल्कुल दीपेन जी बिल्कुल जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा व्यू हमारे सामने रखने के लिए। और आप सबके जो भी एक्सपर्ट कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए सब काफ़ी महत्वपूर्ण थे। फिलहाल समय की थोड़ी कमी है तो आप सबसे इजाज़त लेना चाहेंगे। विजय जी, अशोक जी, देवेंद्र वोरा जी, दीपेन शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और इस फैसले पर अपनी राय देने के लिए। तो कुल मिलाकर इस डिस्कशन से सामने निकलकर यही आया है कि सरकार ने हर तरीके से हर किसी के इंटरेस्ट के लिए इस फैसले को लेने की कोशिश की है। कुल मिलाकर एक बैलेंस्ड पॉलिसी निकल कर आई है जो कि किसान के लिए भी फायदेमंद हो और कंज्यूमर के लिए भी फायदेमंद हो। चलिए इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।